हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी 3 स्टेटमेंट है भाई, और इन 3 स्टेटमेंट के बाद फिर 4 ऑप्शन मान दिया गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, दे आर सुपरवाइज्ड, मतलब अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में है कि विथ रेफरेंस टू अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, जो भी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं, भारत की बात की जा रही है, उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो मतलब अर्बन कॉर्पोरेटिव जो बैंक है वो लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, क्या उसके द्वारा जो बोर्ड सेटअप किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, उसके द्वारा जो है रेगुलेशन उसका होता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दे आर इशूड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, क्या जो है उसके द्वारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो है जारी किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट वो पढ़ेंगे तो दे वेयर बाउट अंडर the purview of the Banking Regulation Act of 1949 through an amendment in 1966। मतलब क्या उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अब ला दिया गया है अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो इसके बाद 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सही है। तो 5वां का राइट आंसर, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम बता ही देते हैं, आंसर जो होगा वो होगा बी विल बी द राइट आंसर। मतलब 2 and 3 जो स्टेटमेंट है वह सही होगा। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत होगा, क्योंकि आप तीसरा स्टेटमेंट को देखिए कि दे आर ब्राउट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ये स्टेटमेंट सही है। और जब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंतर्गत ला दिया गया है, क्योंकि देखते हो महाराष्ट्र में, गुजरात में या जहां जहां भी अर्बन कॉर्पोरेटिव है ना बैंक, वहां बहुत बड़े बड़े घपले नजर क्या न्यूज में आए थे, घपले हुए थे वास्तविक में। तो इस घपले और फ्रॉडबाजी को देखते हुए, करप्शन को देखते हुए सरकार ने, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स वगैरह को ला दिया है। मतलब अब आरबीआई इसे देखरेख इसका करेगी जैसे सभी बैंकों का करती है। तो कहने का मतलब है जब ऑप्शन 3 सही है, स्वाभाविक सी बात है पहला गलत है। ठीक है, तो आंसरवा जो होगा वो होगा बी 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। नाउ अगला क्वेश्चन वहां देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भारत सरकार का जो बॉन्ड यील्ड्स होता है वह किन किन चीजों से प्रभावित हो सकती है। इसमें भी 3 स्टेटमेंट हैं और 4 ऑप्शन हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि द एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। देखो जो भी यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिजर्व है वो अगर कुछ एक्शन लेती है तो क्या उसका प्रभाव भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड पे पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है एक्शन ऑफ द आरबीआई, स्वाभाविक सी बात है। तीसरा स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, क्या इसके प्रभाव जो है भारत सरकार के बॉन्ड यील्ड्स पे पड़ते हैं। अब हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो इसके राइट आंसर कौन से होंगे। ठीक है, तो 6 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके तीनों के तीनों आंसर मतलब स्टेटमेंट जो है सही है। तो राइट आंसर विल बी द डी। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, 1, 2 and 3 यह तीनों जो है वो सही है। जो भी देखो देखो अभी इस ग्लोबलाइजेशन में कोई भी देश अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक स्टेप या इकोनॉमिक मेजर लाती है
तो पूरे देश पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन जो है डॉलर में होता है। तो स्वाभाविक सी बात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है वो अगर कोई पॉलिसी और स्टेप्स उठाती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी पड़ता है और भारत की सरकार के बॉन्ड्स का जो एल्ड्स है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशन में ये सब चीज होता है। तीसरा है इन्फ्लेशन का तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है इसको तो कोई नकार भी नहीं सकता, ठीक है। तो भारत सरकार के बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर जो है इन तीनों का जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होता है। तो राइट आंसर विल बी द डी, द राइट आंसर 6 का डी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 4 स्टेटमेंट है। बाप रे बाप, यूपीएससी धीरे धीरे हार्ड करते जा रही है, माथा खराब कर दिया। बताओ 4 स्टेटमेंट। चलो पहला स्टेटमेंट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। तीसरा है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट एंड चौथा है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट पढ़ ली। अब इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द एबव कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो है एफडीआई में किसे इंक्लूड किया जाएगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स को या फिर नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट को। ए में ऑप्शन है 1, 2, 3, बी में है 3 ओनली, सी में है 2 and 4 ओनली, डी में है 1 and 4 ओनली। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। 1, 2 और 3 विल बी द राइट आंसर। 1, 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन और तीसरा है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ये तीनों जो है सही होंगे, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट जो है ये रिमिटेंस में इंक्लूड होता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर विल बी द ए, ठीक है। तो ये 7 का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। देखो डिवैल्यूएशन कोई करेंसी का होता है तो क्या नेसेसिटी और नेसेसरी हो जाती है। पहला, इंप्रूव द कंपिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में जो कंपिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा जो है क्या वो इंप्रूव हो जाता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, जब हम कोई भी चीज को निर्यात करते हैं तब। दूसरा स्टेटमेंट है इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। अब भाई डिवैल्यूएशन हो रहा है तो इसका, चलो आगे हम लोग आंसर में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कर देते हैं क्या क्या फॉरेन वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी का वो इंक्रीज हो जाता है। और तीसरा है इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, क्या जो ट्रेड बैलेंस रहता है वो इंप्रूव होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तो 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए। आंसर देखो है, आंसर में ऑप्शन है ए है 1 ओनली, बी है 1 and 2 ओनली, सी है 3 ओनली, डी है 2 and 3 ओनली। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ना वो सिर्फ ए होगा, ए विल बी द राइट आंसर। दूसरा तो आप मतलब सहजे काट दोगे कि भाई देखो अगर किसी भी देश का करेंसी का अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है तो फॉरेन जो है में उसका जो है वैल्यू स्वाभाविक सी बात है और कमेगी ही, बढ़ेगी तो नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, भाई ट्रेड बैलेंस को कैसे इम्प्रूव करेगी वो, है कोई मतलब मसला ही नहीं रखता, क्योंकि मनी डिवैल्यूएट कर रहा है। आप कोई भी चीज को जब इंपोर्ट करेंगे आपको अधिक पैसा देना होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो उतना पैसा तो ओवरऑल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेड बैलेंस जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। करेंसी का वैल्यू का उतना उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चाइना के साथ हमारा जो है ट्रेड है निगेटिव ट्राजेक्ट्री में हमेशा आता है, ठीक है, हम इंपोर्ट अधिक करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उससे जो है डिवैल्यूएशन का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो है 4 क्वेश्चन हमने फिर सॉल्व कर लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसका आंसर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 8 का आंसर जो होगा ए होगा, मतलब 1,
ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंप्रूव द कंपिटेटिवनेस इन द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसकी कंपिटेटिवनेस जो है फॉरेन मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है, हम जो है कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं तो प्राइस हमको अधिक मिलता है। ठीक है, क्योंकि डिवेल्युएशन, अब जैसे देखो $1 का कीमत 80 रुपया है, तो अगर अमेरिका में कोई $1 अगर कोई देगा तो हमको भारत में हम लाएंगे तो उसका 80 रुपया हो जाएगा। तो एक तरफ से ये जो है रिमिटेंस वगैरह में हमें फायदा होता है। कोई भी चीज को हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको पैसा उससे अधिक मिलेगा, लेकिन वहीं पे जो है वैल्यू जो है हमारी मुद्रा की वो गिरते जाती है। ठीक है, यार अमेरिका का $1 और भारत का 80 रुपया सर। ठीक है, इस तरह से वैल्यू कम जाती है। तो अब हम इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। अगले हम पार्ट में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।